हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं रेसलमेनिया 43 के बारे में, जो कि साल 2027 में होगी। और कहाँ से होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सऊदी अरेबिया से। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि WWE इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। WWE सऊदी अरेबिया को लॉलीपॉप देना चाह रही थी। वो ये चाह रही थी कि रेसलमेनिया जैसे लेवल का कोई इवेंट सऊदी में करा देंगे, लेकिन भाई सऊदी अरेबिया कम थोड़ी ना है, दिल पे ले गई इस बात को और इतना पैसा फेंका WWE के ऊपर कि WWE भाई मेन रेसलमेनिया 43 को सऊदी अरेबिया 2027 में ले जाने को तैयार हो गई। आपको बता दूं, पैसा इतना ज्यादा है कि WWE अब कुछ भी नहीं कर सकती है। जो सऊदी चाहेगा वो WWE को करना पड़ेगा। आपको बता दूं, रेसलमेनिया 41 के लिए WWE को $5 मिलियन मिले थे। वहीं 2026 में जो रॉयल रंबल होने वाली है सऊदी अरेबिया में, उसके लिए सऊदी ने $100 मिलियन पे करे हैं। और रेसलमेनिया 43 के लिए तो भाई इन्होंने छप्पर फाड़ दिया है, $250 मिलियन। अगर हम टोटल करें रेसलमेनिया और रॉयल रंबल 2026 के लिए तो $350 मिलियन की डील है। $350 मिलियन WWE को सऊदी अरेबिया ने दिए हैं इन दो इवेंट के लिए। अब आप सोच के देखिए, कोई इतना पैसा फेंक रहा है तो WWE वही करेगी जो सऊदी अरेबिया चाहेगा। अगर सऊदी अरेबिया चाहेगी कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच मैच दिखाई दे तो दिखाई देगा। सऊदी अगर चाहेगी कि रॉक दिखाई दें तो दिखाई देना पड़ेगा। अगर सऊदी चाहेगी कि जॉन सीना दिखाई दें तो यहाँ थोड़ा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जॉन सीना तो रिटायर हो जाएंगे। अगर सऊदी चाहेगी कि गोल्डबर्ग दिखाई दें तो गोल्डबर्ग दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा फेंकने के बाद रेसलमेनिया 43 और रॉयल रंबल का जो बहुत हद तक क्रिएटिव कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं सऊदी के हाथों में आएगा। सऊदी इंटरवीन करेगी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये मैच नहीं, ये मैच हमें चाहिए। तो ये तो पक्का है। वहीं अनाउंसमेंट के टाइम पे ट्रिपल एच की बॉडी लैंग्वेज क्लियर दिखा रही थी कि भाई वो इन सब चीज़ों से उतने खुश नहीं है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि अब इसमें TKO का भी लेना देना है। TKO ने कहा होगा कि भाई इतना पैसा, जाओ कर दो इवेंट वहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है ट्रिपल एच उतने कंफर्टेबल नहीं है रेसलमेनिया 43 को वहाँ ले जाने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। CM पंक ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी। पंक ने WWE में अपने ड्रीम कम ट्रू वाले मोमेंट के बारे में बात करी और कहा कि AJ ली का उनके साथ रेसलिंग में वापस आना किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम जो है स्पेंड कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बेवकूफ़ पत्नी वाला आदमी हूँ। मैं हमेशा यही कहना पसंद करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी है, मुझे हमेशा कम ही लगता है। इसलिए काम पर उसका मेरे साथ इस एनवायरनमेंट में होना, वापस आना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। बढ़िया है CM पंक के लिए और AJ ली के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट है ये। वहीं CM पंक ने रेसल पलूजा को लेके कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम सबसे कह रहे हैं कि आप हमारे सभी प्रीमियम लाइव इवेंट ESPN पे देखें। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि रेसल पलूजा वर्ड्स ना कहूं। ये भी मैंने शायद पहली बार बोला है, क्योंकि ये एक रेडिकुलस नेम है, मतलब बकवास नेम है। ये तो सही बात है, नाम कुछ बेतुका सही है। वहीं CM पंक ने लोगन पॉल को लेकर कहा कि लोगन पॉल इज नॉट इवन इन द टॉप 100 रेसलर ऑफ ऑल टाइम, नॉट इवन टॉप 100। वेरी गुड, वेरी स्किल, पिक्ड it up very fast. You are talking to a wrestling history buff and if he wants to get offended at that, that's fine. CM पंक का कहना है कि टॉप 100 में भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत स्किल्ड है, बहुत तेजी से उसने चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है रेसलिंग की। आप रेसलिंग के हिस्ट्री के जानकार से बात कर रहे हो और अगर उसे इस बात पर बुरा लगना है तो लगने दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है CM पंक का एटीट्यूड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AJ ली के बारे में। आपको बता दूं, AJ ली का रिटर्न 10 साल बाद हुआ है और अभी तक वो किसी मैच में नहीं दिखाई दी है। डेब्यू मैच उनका रेसल पलूजा में ही होने वाला है। अब इस चीज़ को लेकर उनसे सवाल करा गया कि रेसल पलूजा में वो क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मुझे नहीं पता जब मैं वहाँ जाऊँगी तो क्या करूँगी। मैं वहाँ जा सकती हूँ और उसके बालों की लटें बना के पकड़ सकती हूँ, मैं उसके फेस पर काट सकती हूँ। अब कौन जाने क्या होने वाला है। वहीं उनसे पूछा गया कि WWE में वापसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था, तो AJ ली ने कहा कि सच कहूँ तो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना। मुझे अटेंशन मिलने पर घबराहट होने लग जाती है और लास्ट 10 ईयर्स में एक राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर कंफर्टेबल रही हूँ। बैक स्टेज पीछे रहकर जो दुनिया बनाने में काम था वो मेरा काम था और मुझे आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आर्टिस्ट होना पसंद था, लेकिन अब दोनों होना और शानदार होना, ये दुनिया बनाना और लोगों को अपनी ओर होता हुआ देखना
थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन अब मैं अपनी जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छी हो गई हूँ और मैं इसे बैलेंस कर सकती हूँ और खुद को एक तरह से कंट्रोल रख सकती हूँ। मेंटल पार्ट अब तक की सबसे बड़ा हर्डल रहा है मेरे लिए। अब देखते हैं एजे ली 10 साल बाद इतने बड़े मैच में कैसा परफॉर्म करती हैं, वो भी सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के अगेंस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में अब केवल 6 डेट्स बची हुई हैं। 20 सितंबर 2025 को रेसल पलूजा में वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद वो 11 अक्टूबर को क्राउन जूल में दिखाई देंगे। फिर वो 11 नवंबर को रॉ में दिखाई देंगे। फिर 17 नवंबर को वो रॉ में दिखाई देंगे और 29 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, और फिर दिसंबर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो अपने रिटायरमेंट मैच में दिखाई देंगे। अब अगर आप गौर करोगे तो रेसल पलूजा के बाद डायरेक्ट सीधे जॉन सीना क्राउन जूल में दिखाई देंगे। इट मीन्स यहाँ वो जिसके खिलाफ मैच लड़ेंगे उसके लिए बिल्डअप कैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि WWE शायद ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीना के बीच रीमैच दिखा देगी। अब बिल्डअप तो इनके बीच भी रेसल पलूजा से पहले नहीं दिखाए, बट हाँ प्रोमो में एक दूसरे को टारगेट करते हुए लोग दिखाई दिए हैं। मैच दिख चुका होगा रेसल पलूजा में, तो WWE के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं जाती है WWE, तो फिर जो क्राउन जूल में मैच होगा जॉन सीना का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अब चांसेस तो ऐसे लग रहे हैं कि एजे स्टाइल के खिलाफ मैच हो सकता है, डोमिनिक के खिलाफ मैच हो सकता है। वहीं अगर आप और गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि क्राउन जूल जो है वो 11 अक्टूबर को है और उसके ठीक एक महीने बाद 11 नवंबर के रॉ के एपिसोड में जॉन सीना दिखाई देंगे, मतलब कि एक महीने का गैप होगा। वहीं सर्वाइवर सीरीज से पहले जॉन सीना जरूर 2 बार रॉ पर दिखेंगे, तो उसके बिल्डअप में जॉन सीना होंगे। बट रिटायरमेंट मैच जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है उसके लिए फिर कोई बिल्डअप नहीं दिखेगा, क्योंकि जॉन सीना की अपीयरेंस बची ही नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के रेसल पलूजा में होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। ESPN के वाइस प्रेसिडेंट से ब्रॉक लेसनर के रेसल पलूजा में होने को लेकर क्वेश्चन करा गया, वो भी तब जब उनका नाम विंस मैकमैन वाले केस में है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि WWE के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल है। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ संदर्भ देना ज़रूरी है। हम इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने लंबे टाइम तक एक बेहतरीन बिजनेस बनाया है। मुझे इस बारे में कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है कि WWE के लिए एक स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और सैटरडे का हमें बेसब्री से इंतजार है। और सही भी है, ESPN से इस तरह का क्वेश्चन बेवकूफ़ पने वाला है। ESPN को इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इस चीज़ को लेकर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि शो में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट वैसी होनी चाहिए। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल केवल और केवल WWE का ही है। तो ब्रॉक लेसनर के रेसल पलूजा में होने को लेकर के जिन जिन लोगों को मिर्च लग रही है, अब भाई वो मिर्च लगाते रहें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।